एपिसोड 131 टू 140। अगले दिन सार्थक राजा से बात करने गया और उसे जांच के बारे में कई बातें बताईं। राजा ने उसे इस बार मिशन के लिए ज़रूरी कुछ चीज़ें दीं। अब कुलों के शहर में जाने का समय आ गया था। अब समय आ गया है कि उसके जीवन के इस छोटे से चक्र को समाप्त कर दिया जाए, जहां एक अजीब संगठन उसे निशाना बना रहा था, या कम से कम उसका इरादा तो यही था। उस संगठन को उसे लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखने देना अच्छा नहीं था, इसलिए बेहतर था कि इसे जल्द ही समाप्त कर दिया जाए। राजा से बात करने और कई बातें बताने के बाद सार्थक, इसला और एलिस शाही महल से चले गए। सब कुछ शुरू होने के लिए तैयार था। जब सार्थक राजधानी शहर से बाहर जा रहा था तो राजा उसे शाही महल की छत से देख रहा था। एरिक्सन लुईस उनके साथ थे। भाई, क्या उसके जैसे युवा को ये दर्जा देने का निर्णय सही है? मैं समझता हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो उस मिशन को पूरा कर सके, क्योंकि यह हमें हाल ही में बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक खूनी पिशाच जनरल बहुत शक्तिशाली है? आपने उसे एक अतिरिक्त सितारा भी दिया, यह अभूतपूर्व है, एरिक्सन लुईस ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा। डेविड लुईस ने जब उसे यह कहते सुना तो वह मुस्कुरा उठे। एरिक्सन, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं तुम अभी भी उस तरह नहीं देख पा रहे हो जैसा हमारे मालिक देखते थे। उन्होंने हल्की आह भरते हुए कहा और एरिक्सन की ओर देखा। मुझे बताओ, क्या तुम जानते हो कि सार्थक मिस एलिस का अधीनस्थ क्यों है? डेविड ने पूछा। उनके प्रश्न से एरिक्सन थोड़ा चकित हो गए, लेकिन कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने अपना सिर हिला दिया। अलेंस ने मैथ्यू डिट्रिच के संबंध में सारी जानकारी बंद कर दी है, हमारे पास वह जानकारी नहीं है। डेविड ने उसके उत्तर पर सिर हिलाया। ये सही है। इसका मतलब है कि मैथ्यू विशेष है। अब क्या आपको वह समय याद है जब हम लॉर्ड ग्रे से कहने गए थे कि मैं अपनी बेटी को मिस एलिस के अधीनस्थ के रूप में उन्हें दे दूंगा? एरिक्सन ने सिर हिलाया। मुझे याद है, उस समय उन्होंने मना कर दिया था। मैं खुद से पूछता रहता हूं कि क्यों। इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी भतीजी मिस एलिस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। क्या उसे अपने अधीनस्थ के रूप में रखना उनके हित में नहीं है? इसके अलावा इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरी भतीजी सिंहासन पर बैठती है तो वे राजाओं की अगली पीढ़ी पर ज्यादा नियंत्रण रख सकेंगे। उस समय एरिक्सन इस बात से बहुत उलझन में थे कि ग्रे एलन ने उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि उनके अधीन कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति हो? यद्यपि यह सच था कि वे राज्य से अधिक शक्तिशाली थे, इसका अर्थ यह नहीं था कि वे उन्हें नज़रअंदाज कर सकते थे। फिर भी उस समय दाऊद सब कुछ समझ गया था, इसलिए वह मुस्कुराया। जवाब सरल है, वह उसे मिस एलिस के अधीनस्थ होने के योग्य नहीं समझता था। डेविड ने उत्तर दिया। असंभव, वह योग्य कैसे हो सकती है? मेरी भतीजी मिस एलिस से कई गुना अधिक शक्तिशाली है और उसे केवल अधीनस्थ होना चाहिए। वह योग्य कैसे हो सकती है? मिस एलिस वारिसों में सबसे प्रतिभाशाली भी नहीं है, और यहाँ तक कि सोफिया मफी भी भतीजी को अधीनस्थ के रूप में रखना चाहेगी। एरिक्सन ने आश्चर्य से उत्तर दिया और डेविड मुस्कुराया। ग्रे एलन के लिए मिस एलिस उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसकी बेटी है और वह उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, या शायद वह कुछ और देखता है जो हम नहीं देखते। याद रखें, उसके काम करने का तरीका हर किसी के जैसा नहीं है। वह हमेशा अजीब और अलग तरीके से काम करता है। किसी को मिस के अधीन रहने की अनुमति देने से पहले वह कई चीज़ों पर विचार करता था। इसलिए यह मेरे लिए अजीब है। उसने मैथ्यू में क्या देखा? वह न केवल कमज़ोर और युवा है, बल्कि वह एक पुरुष भी है। अगर लॉर्ड ग्रे ने उसे मिस के करीब रहने की अनुमति दी तो शायद इसका मतलब यह है कि उसने ये भी अनुमति दी कि भविष्य में वे दोनों एक जोड़े बन जाएंगे। क्या यह अजीब नहीं है? उस आदमी की ओर से आ रहा है। डेविड के शब्दों ने एरिक्सन को चुप कर दिया और वह कई चीज़ों के बारे में सोचने लगा। तभी उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि उसका भाई अभी भी उससे कहीं अधिक व्यापक रूप से देख रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह राजा है, उसने सोचा। और डेविड उसे इतना विचारशील देखकर मुस्कुराया। मैंने भी उसमें कुछ चीज़ें देखीं। हो सकता है कि मेरे पास हमारे गुरु के कौशल न हो, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ें तो हैं जो मैं देख सकता हूँ। ये लड़का उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो, और जबकि मैं उस भावना के सटीक कारणों को नहीं समझ सकता, कम से कम मुझे यकीन है कि लॉर्ड ग्रे आसानी से गलत नहीं होंगे। अगर वह शर्त लगाता है तो मुझे भी शर्त लगाने दो, उसने जवाब दिया और हंसते हुए पीछे मुड़ गया। हाँ भाई, जल्दी से कबीले शहर वापस जाओ। मिशन याद रखना, उसने वहां हाथ हिलाकर अलविदा कहा। शहर की दीवार पर बहुत ऊंचे दर्जे की सैन्य पोशाक में एक सुंदर महिला आकृति उस गाड़ी को देख रही थी जिसमें मैथ्यू जा रहा था। उसके लंबे गहरे लाल बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वह सामान्य से अधिक सुंदर लग रही थी। मैथ्यू डिट्रिच, तुम अच्छे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उस उपाधि के लायक नहीं हो। तब मेरे पिता को इसका पछतावा होगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं तुमसे मिलूंगी और तुम्हारे सामने यह बात कहूंगी। राज्य की राजकुमारी ने दूर से उसे देखते हुए सोचा।
केवल वह ही जानती थी कि उसके जीवन में इस पद का क्या महत्व है। लेकिन फिर भी उसके पिता ने ये पद किसी और को दे दिया। अपने सभी प्रयासों के बावजूद वह अपने पिता की नज़रों में आकर ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकी। इससे वह परेशान हो गई और उसका अभिमान उसे उससे मिलने भी नहीं जाने देता था। इसलिए जब राजा ने उसे महल में बुलाया तो वह बस पलट गई और सेना में अपना कर्तव्य निभाने, या जैसा कि वह कहती है, खेलने चली गई। राज्य की राजधानी से बहुत दूर एलन कबीले के मुख्य शहर में ग्रे एलन आज शहर के सबसे बड़े भवन में कई दस्तावेजों को देख रहे थे जो कि प्रतिष्ठित कबीले एलन का है। वे मैथ्यू के बारे में थे। जैसा कि मुझे संदेह था, पहाड़ों के दूसरी तरफ भी कोई डिट्रिच परिवार नहीं है, उसने सोचा, और उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। कुछ दिन पहले उसके पास आए दस्तावेजों को पढ़ते समय उसका शरीर अधिक उत्तेजित हो गया। उसके शरीर में वह खून, वह एहसास, मुझे लगता है कि हम सचमुच एक चलता फिरता खजाना पा गए हैं। उसके चेहरे पर उत्साह इतना स्पष्ट था कि कोई भी उसे देख सकता था। इस पूरे समय में वह सार्थक पर बहुत शोध कर रहा है। जब से उसने उसे पहली बार देखा था तब से लेकर अब तक उसे हमेशा लगता रहा है कि वह खास है। जब उन्हें पता चला कि यह डिट्रिच उपनाम वाला व्यक्ति था तो उन्होंने तुरंत पहाड़ों के दूसरी ओर अपने सहयोगियों को बुलाया और उस उपनाम की जांच करवाई। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उस तरफ उस उपनाम वाला कोई नहीं था। तो फिर मैथ्यू कौन है? वह ऐसी ही डरावनी जगह से निकला है। चाहे जो भी हो, वह सामान्य नहीं हो सकता। इसके अलावा उसके पास जो अजीब बर्फीली शक्ति है, पिशाचों के पास ऐसी शक्तियां कब से आ गई हैं? वह सामान्य नहीं हो सकता, उसने खुद को दोहराया। उसका दिमाग कई बातें सोच रहा था और उसके पास कुछ अविश्वसनीय सिद्धांत थे, लेकिन एक बात निश्चित थी कि चाहे कुछ भी हो, इस व्यक्ति को अपने परिवार से जुड़ा रहना ही था। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसने सोचा, और जब उसे लगा कि कोई उसकी ओर आ रहा है तो उसने ऊपर देखा। उसके एक आदमी ने जल्दी ही दरवाजा खोल दिया। सर, रॉयल कैपिटल से समाचार, उन्होंने कहा, और ग्रे एलन ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता चला कि वे वहां क्या करने गए थे? उसने पूछा, और उस आदमी ने सिर हिला दिया। ये सही है सर, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। राजा ने मैथ्यू डिट्रिच को एक स्टार ब्लडी वैम्पायर जनरल का दर्जा दिया। मिस ही वह थी जिसने उसे ये दर्जा देने के लिए प्रेरित किया, उसने जवाब दिया, जिससे ग्रे एलन की भौहें तन गईं। उन्होंने उसे बहुत बड़ा दर्जा दिया है। एलिस ने ऐसा क्यों किया? उसने असमंजस में सोचा, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। उस समूह में उसके अधीनस्थों में से एक का होना बहुत बढ़िया था, इसलिए उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। इसके अलावा वह युवक जितनी जल्दी बड़ा हो जाए उतना ही अच्छा होगा। क्या कुछ और है? ग्रे ने पूछा, और उसके सामने खड़े आदमी ने सिर हिला दिया। राजा ने मैथ्यू डिट्रिच को गुप्त मिशन पर क्लांस शहर जाने का मिशन दिया था ताकि कई गद्दारों को उजागर किया जा सके। मैं मिशन की सामग्री नहीं देख सका, लेकिन मेरे संदेह के अनुसार वे उन लोगों के पीछे हैं जिनका हम पीछा कर रहे हैं। इस पर ग्रे एलन और भी अधिक क्रोधित हो गए और अचानक खड़े हो गए। उसे उस शहर में भेजा गया था। क्या वह आदमी पागल है? वह इतने कमज़ोर व्यक्ति को देशद्रोहियों की जांच करने के लिए कैसे भेज सकता है? उसने गुस्से से पूछा, और उसके सामने खड़ा आदमी थोड़ा सा हंसा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन शायद आप मेरी बात पर यकीन न करें सर, लेकिन मैथ्यू अब उतना कमज़ोर नहीं है जितना वह जाते समय था। ऐसा लगता है कि अब तक उसकी ताकत 5000 से ऊपर हो गई है। इसके अलावा एलिस के पास मौजूद एक दस्तावेज से मुझे जो पता चला, उससे ऐसा लगता है कि वह लड़का ही था जिसने हाल ही में रोजवंत द्वारा गिल्ड को दिया गया शोध पूरा किया था। अन्य नाम भी मिलते हैं, वे मैथ्यू डिट्रिच और इस्ला मूर थे। ग्रे के सामने खड़े आदमी ने जवाब दिया। उसके शब्दों ने ग्रे एलन को चौंका दिया। वह इतना बड़ा कब हो गया? वह भी हाल ही में मुझसे पूछ रहा था कि पिशाचवाद क्या है। उसने सोचा, लेकिन फिर उसने अपने सिद्धांत के बारे में सोचा। वह है, इसमें कोई संदेह नहीं, और कौन इतनी जल्दी बड़ा हो सकता है? उसने सोचा, और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। वह बच्चा शायद वहां कुछ अच्छी चीजें ढूंढने में सक्षम हो जाएगा। ग्रे ने उन दस्तावेजों को पकड़ते हुए कहा जिन्हें वह पढ़ रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी भी ऐसा ही मानता था। वह उनके सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, इसलिए वह अच्छी तरह से देख सकता था कि मैथ्यू डिट्रिच कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक हो सकता है। ऐसा सोचते हुए ग्रे एलन ने कागजात एक तरफ रख दिए और पत्र लिखने के लिए पीछे की डेस्क पर चले गए। एल्बर्ट, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि राजा मैथ्यू को वहां भेजकर क्या योजना बना रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि उसे अच्छी चीजें मिलेंगी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम खो सकते हैं, उसने कहा, और पेपर लिखना समाप्त कर दिया। फिर उसने इसे अपने अधीनस्थ एल्बर्ट को सौंप दिया। एल्बर्ट ने संदेह से उसकी ओर देखा। यह आदेश है एल्बर्ट, तीसरी टुकड़ी को आगे बढ़ाओ और कुलों के शहर में प्रवेश करो। मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा।
राज्य में गद्दार उसी संगठन से संबंधित हैं, जिसका मतलब है कि मैथ्यू डिट्रिच हमारी ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि मैं आगे बढ़ना शुरू करूं, उसने दृढ़ता से कहा। ये सुनकर एल्बर्ट के मुंह से वह चाय लगभग निकल गई जो उसने कल राजधानी में पी थी। क्या आप आगे बढ़ेंगे मेरे प्रभु? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जल्दी से अपना प्रश्न दोहराया, क्या आप कुलों के शहर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? ग्रे एलन मुस्कुराया, बहुत समय हो गया है जब से एलन कबीला चुप रहा है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बाहर निकलकर ताज़ी हवा में सांस लेने का ये सही समय है। क्या उस संगठन को लगता है कि वे मेरे इलाके में जो चाहें कर सकते हैं? खैर, मैं उनके नेताओं को संदेश भेजूंगा। एलन कबीला कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता और सोया नहीं रहता, उसने जवाब दिया। ये सुनकर एल्बर्ट अचंभित रह गया और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं 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 सर, क्या आप कुलों के शहर में अराजकता पैदा करना चाहते हैं? मैं खुद जा सकता हूं और मैं राजा को भी उन्हें खोजने के लिए भेज सकता हूं, लेकिन अगर आप चले गए तो अराजकता हो जाएगी, पूरा राज्य इसमें शामिल हो जाएगा। हम ऐसी किसी चीज़ को कैसे हल कर सकते हैं? ग्रे एलन उसके सवाल पर मुस्कुराए और अपनी जगह से गायब होकर उसके पास आ गए। फिर उसने उसका कंधा थपथपाया। क्या तुम्हें मेरी क्षमताओं पर संदेह है? मैं जब चाहूँ आ जा सकता हूँ। मत भूलो कि मैं कौन हूँ, एल्बर्ट द रूइंग। सिर्फ इसलिए कि तुम सबसे शक्तिशाली खूनी पिशाच जनरल हो और तुम्हारे गले में 3 सितारे सजे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी क्षमताओं पर सवाल उठा सकते हो। ग्रे ने जवाब दिया और उसके पास से चला गया। उस समय एल्बर्ट को अपना शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। उद्धरण ... इतनी जल्दी, उसने हैरानी से सोचा। तभी ग्रे की आवाज़ फिर से उसके पास आई। हम उस छोटे लड़के को मरने नहीं दे सकते। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसे ठीक करने में मदद करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो मैं उन सभी को मार सकता हूं जो भागना चाहते हैं। चूंकि डेविड ने उसे इतना बड़ा दर्जा दिया है तो आइए हम भी उसे हमारे बीच एक बड़ा दर्जा दें। ग्रे ने ये कहते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और उसे पहनने के लिए अपना लबादा उठाया। उसके शब्दों ने एल्बर्ट को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें गलत होने का डर नहीं लगता? उसने पूछा और ग्रे मुस्कुराया। डर? मुझे कब किसी चीज़ से डर लगा है? अगर मैं गलत हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम कभी क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि मेरी क्षमताओं को आसानी से मात दी जा सकती है? ग्रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दरवाजे से बाहर निकल गया, एल्बर्ट को सदमे में छोड़कर। फिर उसने आह भरी, यह आदमी हमेशा अपनी मर्जी से काम करता है। मैं वास्तव में उसकी क्षमताओं को नहीं समझ पाता, भले ही मैं इतने लंबे समय से उसका अनुसरण कर रहा हूं, उसने सोचा और अपने हाथ में रखे दस्तावेज को देखा। एक आंदोलन आदेश है ना? लगता है खंडहर फिर से दुनिया के सामने आएगा। उसने फिर सोचा और अजीब पीले कणों के बीच गायब हो गया जो जमीन पर गिरने पर उसके नीचे फर्श को थोड़ा सा घोल रहे थे। ... इस प्रकार कई घंटे बीत गए और कुछ दिनों बाद मैथ्यू डिट्रिच एक विशाल शहर के सामने खड़ा था। कौन जानता था, कुलों का शहर मेरा पसंदीदा शहर है। एक सुंदर और रहस्यमय शहर। यह एक अंधेरी आभा बिखेरता है, रहस्यों और खोज करने वाली चीज़ों से भरा हुआ। सार्थक ने दूर से इसे देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया। यह शहर बहुत बड़ा था, हालांकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। इसकी खूबसूरत इमारतें बाकी शहरों से अलग और अनोखी थीं। यद्यपि कई लोगों ने कहा कि यह शहर और अकादमी बनने वाले दिव्य शहर पर आधारित थे, तथापि एक और दूसरे के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। कम से कम सार्थक की नज़र में यह शहर फर्स्ट अकेडमी से कई गुना अधिक सुंदर था। शायद डिवाइन सिटी बहुत बड़ी है और हर किसी ने वही हिस्सा करने की कोशिश की जो उन्होंने देखा, सार्थक ने सोचा। तभी अंदर से कई लोग बाहर आ गए। एरिक्सन लुईस और शहर में रहने वाले उनके कुछ परिवार के सदस्य भी उनमें शामिल थे। काल, बहुत समय हो गया मिलते हुए, एरिक्सन लुईस ने सार्थक की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से इस मिशन के लिए सार्थक ने अपना नाम बदल लिया था। आज से लेकर इस मिशन के अंत तक उन्हें कार्ल राइट कहा जाएगा। उनकी पहचान एरिक्सन लुईस की पत्नी लियोनी राइट के भतीजे की थी। न केवल वह बदल गया था, बल्कि अब वह एक ऐसा मुखौटा पहनता था जो केवल उसके शरीर को बदलता था और उसे ऐसा दिखता था जैसे वह कोई और हो। हालांकि यह असुविधाजनक था, लेकिन वह इसे केवल लोगों के सामने ही पहनता था। उसे जो पहचान दी गई है वह बहुत अच्छी है। आखिरकार उन्होंने उसे लियोनी के भाइयों में से एक का बेटा बनाया, जो राइट परिवार के नेताओं में से एक है। ये परिवार बेहद अमीर है और ब्रॉम के लोहार साम्राज्य के मुख्य परिवारों में से एक है। वे लकड़ी के शिल्प कौशल के साथ काम करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह इस पहचान का इस्तेमाल अपने परिवार से धन प्राप्त करने के लिए कर सकता था। ये सिर्फ एक चाल थी ताकि कोई उस पर शक न करे। असली कार्ल राइट अभी छिपा हुआ था, इसलिए उसकी पहचान का उपयोग करने का यह उत्तम समय था। सार्थक ने भी उनका अभिवादन किया।
अंकल, आंटी, पिछली बार से काफ़ी समय हो गया है, उसने सम्मानपूर्वक कहा। तब एरिक्सन ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। इस शहर में प्रवेश करने के लिए उसे एक लंबी पृष्ठभूमि जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तथा उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास इसकी अनुमति थी। राज्य के सर्वोच्च पदस्थ व्यक्तियों में से एक एरिक्सन के लिए भी यही स्थिति थी। इसलिए सार्थक को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन सब कुछ सुचारू रूप से चला। क्लैन सिटी की सड़कें बहुत डरावनी हैं क्योंकि यहाँ कोई नहीं घूम रहा है। हालांकि सार्थक ने उन्हें अब तक की सबसे अच्छी सड़कें बताया। उनके बीच जो शांति थी, कोई शोर या ऐसा कुछ नहीं था, वह उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद जो लोग उनका स्वागत करने आए थे वे उन्हें एरिक्सन मैंशन के अंदर ले गए। कुलों के शहर की इमारतें वाकई बहुत भव्य हैं। उनके बारे में कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। रईसों को बड़ी बड़ी चीजें पसंद होती हैं, उसने सोचा। हवेली में सभी तरह की सुविधाएं थीं, हालांकि उनका इस्तेमाल बहुत कम होता था। ये कहना कि यह बड़ी थी कम होगा। अंदर जाने के बाद उसे उसका कमरा दिखाया गया। उन्होंने कुछ लोगों को भी तैयार किया ताकि वह उसे एक असली रईस की तरह दिखने के लिए कपड़े पहना सके। सार्थक द्वारा लाए गए सभी कपड़े उसे राज्य द्वारा दिए गए थे और वे उच्चतम स्तर के कपड़े थे। उन्होंने छोटे छोटे सुनहरे अलंकरणों वाला एक काला सूट, बाहर की तरफ काला और अंदर की तरफ लाल लबादा, काले जूते और हाथों में उसी रंग के दस्ताने चुने। सुनहरे अलंकरण के साथ काला रंग उसे एक उच्च स्तरीय कुलीन व्यक्ति जैसा दिखता था। बुरा नहीं है, सार्थक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचा। उनके लिए लालित्य में सबसे उत्कृष्ट हत्या की रणनीति निहित थी, इसलिए इस प्रकार के कपड़ों का चयन करना सही विकल्प था। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकलकर उस स्थान पर चला गया जहां उसे बताया गया था, जो कि विशाल भवन के तहखाने में से एक था। जब सार्थक लाल सजावट और छत पर बड़े झूमरों वाले एक विशाल कमरे में पहुंचे तो वहां उपस्थित कई लोगों ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया। नमस्कार जनरल। इनमें 2 सेना जनरल भी शामिल थे। रीगन कूपर और एरिक्सन लुईस ने उन्हें समान दर्जे की सैन्य सलामी दी। यद्यपि सार्थक इस राज्य में उनके बराबर नहीं था, फिर भी विश्वभर में उसका दर्जा इतना ऊंचा था कि इसे उन्हें अपने बराबर होने का एहसास होता था। सार्थक ने सिर हिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुझे इस शहर के नक्शे पर बताए गए सुराग दिखाओ और फिर मैं काम पर लग जाऊंगा। तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सार्थक ने कहा, और एरिक्सन लुईस और रीगन कूपर ने सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने दीवार पर चित्र भेजने के लिए एक छोटा सा उपकरण चालू किया और सार्थक को विभिन्न चीजें समझाना शुरू किया। ये 4 घर ही हैं जो हमारी नज़र में हैं। फिलिप बेकर, हम इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि उनके भाई इस समय उनके साथ हैं। विपरीत स्थिति में कैंपबेल के मार्क्विस की हवेली है। उसके साथ आपको बेहद सावधान रहना चाहिए, वह आदमी आसान नहीं है। इसके अलावा कैंपबेल और वाइट सहयोगी हैं। कई बार हमने उस हवेली में कुछ गोरों को देखा है, इसलिए आपको सावधानी से जाना होगा। चित्रों में विभिन्न जांच लक्ष्यों को दिखाया गया था तथा उन्हें जो स्पष्टीकरण दिया गया था उसे भी दर्शाया गया था। वे ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे कि वह उन लोगों की ताकत से अवगत हो जाए। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में किए गए अपने आंदोलनों को भी प्रदर्शित किया। कैस्पियन के गोरे लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस परिवार का दर्जा अविश्वसनीय रूप से ऊंचा है। साथ ही ये तथ्य कि कैस्पियन वाइट उस महिला और उसकी बड़ी बहन का अधीनस्थ है, उन लोगों का दर्जा भी ऊंचा करता है। सार्थक ने सोचा और उन अलग अलग छवियों को देखा जो उसे दिखाई गईं। रुको, उसने अचानक कहा। चित्रों के पास से गुजर रहा व्यक्ति रुक गया और उसे संदेह भरी नजरों से देखने लगा। इसके बाद सार्थक ने डिवाइस का अनुरोध किया और चित्रों को पीछे स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। उन चित्रों में मार्क्विस डी कैंपबेल के बगल में एक व्यक्ति था जिसे वह जानते थे। केवल वही नहीं, अनेक लोग उसे जानते थे। फिर भी कई उपहारों में शायद उनकी उपेक्षा की गई क्योंकि वह लगभग छात्र ही थे। बेकर, उन्होंने कहा, जिससे उनमें से कई लोग संदेह भरी नजरों से स्क्रीन की ओर देखने लगे। रीगन कूपर थोड़ा और करीब आए और भौहें सिकुड़ते हुए बोले, क्या ये वही छात्र बेकर नहीं है जो मिस्टर बेकर के नाम से मशहूर है? उन्होंने पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। क्या बेकर्स की मौजूदगी सिटी ऑफ क्लैंस में है? उसने पूछा। एरिक्सन लुईस ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसने अपना सिर हिलाया। वैम्पायर कबीलों की सिटी ऑफ क्लैंस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने जवाब दिया, और सार्थक ने सिर हिला दिया। छात्र उस संगठन में थे और ये लड़का खुद मार्क्विस ऑफ कैंपबेल से मिलता है। साथ ही उसकी कैस्पियन वाइट के साथ अच्छी दोस्ती है जो उस संगठन के जहर का इस्तेमाल करता है। उसने सोचा और हल्का सा मुस्कुराया। उस आदमी को लक्ष्य में डालो, साथ ही ये भी पता लगाओ कि वह यहाँ आने के लिए किस नाम का इस्तेमाल करता है, उसने कहा और फिर से तस्वीर के पास से गुजरा। वह जगह कौन सी है? वे लोग कई बार वहाँ आ चुके हैं। सार्थक ने ये सवाल पूछने के बाद एक बड़ी इमारत की ओर इशारा किया।
इमारत चौड़ाई और लंबाई में बड़ी थी, लेकिन ऊंचाई में ये केवल 3 या 4 मंजिल ऊंची थी। फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था, सुंदर झूमर के साथ। ये पृथ्वी के पुराने दिनों में कुलीनता के एक थिएटर की तरह लग रहा था। यह एक कुलीन वर्ग का क्लब है जिसका मुखिया मार्क्विस डी कैंपबेल है। वे आमतौर पर वहां पार्टियां करते हैं, इसलिए समय समय पर उन्हें वहां देखना सामान्य बात है। फिर भी प्रवेश करने के लिए नियंत्रण बहुत सख्त है और केवल कुलीन वर्ग के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं जो कैंपबेल के बहुत करीबी दोस्त हैं। हमने पुष्टि की है कि यह एक क्लब है जहां वे कभी कभार मौज मस्ती के लिए मिलते हैं, एरिक्सन लुईस ने उत्तर दिया। सार्थक ने फिर सिर हिलाया और बाकी चित्रों को देखना जारी रखा, स्पष्टीकरण मांगा और उन्हें अपने दिमाग में अंकित करने की कोशिश की। बाद में उन्हें कई और चीजें सौंपी गईं जो सुराग के तौर पर काम आईं, जिससे बैठक काफी देर तक चलती रही, जब तक कि वे अंततः समाप्त नहीं हो गए। लगता है अब समय आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं, सार्थक ने हवेली से बाहर निकलते हुए सोचा। हवेली से बाहर निकलकर सार्थक ने आज कई काम करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसे शहर में कुछ खास लोगों से मिलना था जो उसे जरूरत की कई चीजें दे देते थे। उन लोगों में से एक व्यक्ति शहर के सबसे ऊंचे पद वाले लोगों में से एक था, इसलिए वे शहर के बारे में बहुत कुछ जानते थे। दूसरी बात यह होगी कि उसे शहर की विभिन्न सड़कों के बारे में पता हो और मानचित्र पर आवश्यक स्थानों को चिन्हित करना होगा ताकि भविष्य में इलाके पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो सके। तो फिर मुझे उन निम्न श्रेणी के कुलीन लोगों को खोजने का कोई रास्ता खोजना होगा जो यहाँ हैं और राजा के पक्ष से हैं। सार्थक ने सोचा। उसे याद आया कि उसे केवल उनकी कुछ तस्वीरें दी गई थीं और यह भी बताया गया था कि वे जीविका के लिए क्या करते थे। फिर भी वह काम को टुकड़ों में एक एक करके करेंगे। निश्चित रूप से इस दुनिया की सड़कें हत्या और दुष्स्वप्नों को जन्म देती हैं, सार्थक ने सोचा जब वह सुनसान अंधेरी सड़कों से गुजर रहा था। ऐसा नहीं है कि यहाँ दुकानें नहीं थीं, बल्कि हैं। हालांकि ज़्यादातर दुकानों में प्रवेश के लिए वीआईपी पहचान की आवश्यकता होती है और आमतौर पर उन्हें बंद रखा जाता है। हो सकता है कि इस समय कुछ लोग उन दुकानों के आसपास घूम रहे हों, लेकिन चून की सभी इमारतों में पूर्ण शांति रहती है, इसलिए बाहर कोई हलचल नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो यह एक शांत शहर है। काफ़ी देर तक चलने के बाद सार्थक ने यही सोचा। फिर वह शहर की एक प्रसिद्ध विशाल हवेली के सामने रुका। कुछ लोगों को हवेली के अंदर इधर उधर घूमते, बगीचे की सफाई करते या अन्य काम करते देखा जा सकता था। गेट पर कुछ लोग पहरा भी दे रहे थे। हे भगवान, अकेले गार्डों के पास संभवतः 8000 से अधिक शक्तियां हैं। कितना बेतुका शहर है, सार्थक ने सोचा और उसने उनमें से एक को कार्ड थमा दिया। कार्ड की पुष्टि करने के बाद उन्होंने कहा, युवा मिस्टर काल, आगे बढ़िए। फिर वे उसे हवेली के अंदर ले गए। एरिक्सन की हवेली की तरह यह भी विशालकाय थी, फिर भी इसकी आभा अलग थी। यह एरिक्सन की तुलना में अधिक सावधानी से देखभाल की गई और अधिक सुंदर ढंग से सुसज्जित दिख रही थी। शायद इसलिए कि यह किसी बूढ़े आदमी का है जो बहुत समय से जीवित है, सार्थक ने सोचा। कुछ देर चलने के बाद वे एक आंगन में पहुंचे जहां से सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था और एक विशाल सुंदर ढंग से सजा हुआ पानी का फव्वारा था। एक वृद्ध व्यक्ति वहां लेटा हुआ कुछ पढ़ रहा था, जबकि 2 अन्य व्यक्ति उसके पास बैठे थे। वे सभी सार्थक को एक अविश्वसनीय एहसास देते थे। वे बहुत शक्तिशाली थे। जैसे ही उन्होंने उसे आते देखा, उन्होंने गार्डों को इशारा किया जो चले गए और फिर वृद्ध व्यक्ति तथा अन्य लोग खड़े हो गए। जनरल मैथ्यू, नमस्कार, तीनों ने उन्हें सैन्य सलामी देते हुए कहा। मैथ्यू ने भी उन्हें सिर हिलाकर जवाब दिया। नमस्कार मेजर, उन्होंने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। तब बुजुर्ग ने उसे बैठने को कहा। क्या यह आपका असली चेहरा है, जनरल मैथ्यू? बुजुर्ग ने पूछा और सार्थक मुस्कुराया। फिर उसने अपना मुखौटा उतार दिया। वह नकाब वाले से भी छोटा है। उन तीनों ने आश्चर्य से सोचा। उन्हें संदेश मिला था कि स्थिति की जांच के लिए एक स्टार खूनी वैम्पायर जनरल को भेजा जाएगा, इसलिए उन्हें एक युवा व्यक्ति की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इतने युवा व्यक्ति की उम्मीद नहीं की थी। खूनी पिशाच जनरलों में सबसे कम उम्र का व्यक्ति 30 साल का है। तो ऐसा लगता है कि इस आदमी को अभी अभी पदोन्नति मिली है। उस बूढ़े आदमी को पदोन्नति देने के लिए उसके पास किस तरह की उपलब्धियां होनी चाहिए थीं, उसने सोचा और उसकी ओर मुस्कुराया। बहुत युवा, जनरल मैथ्यू। मुझे लगा कि आपके पास कम से कम 10 साल और होंगे, लेकिन क्या आप छात्र नहीं हैं? आप उनमें से एक जैसे दिखते हैं। बुजुर्ग ने कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हुए कहा। सार्थक को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिला दिया। ये सही है सर, मैं वैम्पायर अकादमी में अपने पहले वर्ष में हूँ, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, जिससे वह बुजुर्ग और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। बहुत छोटा है। जो भी हो, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए और हम उन बदमाशों को पकड़ सकें, उसने सोचा और उसकी तरफ मुस्कुराया। मैं अब और कुछ नहीं पूछूंगा, मेरा दिल ऐसे बड़े आश्चर्यों के लिए नहीं बना है। जनरल मैथ्यू, यहाँ आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है।
बूढ़े आदमी ने कहा और उसे एक स्टोरेज रिंग थमा दी। तकनीकी रूप से इसके बाद सार्थक को संदेह से बचने के लिए तुरंत वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ और ही नोटिस किया। ऐसा लगता है कि आप मुझे कुछ और बताना चाहते हैं, सर। खुलकर बोलिए, मैं ध्यान से सुनूंगा और आपकी सलाह का पालन करूंगा, सार्थक ने अंगूठी रखते हुए कहा और बुजुर्ग मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक खुली किताब हूं। हालांकि मेरे अधीनस्थ यह नहीं बता सकते थे, इसलिए मुझे लगता है कि आप काफ़ी सक्षम हैं, बुजुर्ग ने कहा और उसे कागज़ का एक और टुकड़ा दिया। सावधान रहो जनरल, मैंने तुमसे मिलने पर जोर दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितने मजबूत हो, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी अपेक्षा से कम उम्र के हो, तो मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि शहर में हाल ही में बहुत हलचल हुई है। बहुत खतरनाक लोग घुस आए हैं और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वे कौन हैं। यहाँ तक कि ऊपर के राक्षस भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं, इसलिए सावधानी से काम करो, बुजुर्ग ने कहा। उसके शब्दों से सार्थक ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे सामने खड़ा यह आदमी कमज़ोर नहीं है। उसे इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण ताकतों में से एक माना जाता है और वह बेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेता लगता है। इसके बावजूद वे उसकी जानकारी के बिना घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। सार्थक ने सोचा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सर, मुझे लगता है कि यह आप ही की ओर से है। उस समय इस संदेश और तहखाने में जो कुछ मिला था, उसकी बदौलत ही मैं एक गद्दार को खोज पाया था। इसलिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, सार्थक ने कहा, धीरे से मुस्कुराते हुए, और जाने से पहले उसने मेज पर कागज़ की एक छोटी सी शीट छोड़ी। कुछ ही देर बाद बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़कर कागज़ के पन्ने की ओर देखा और आश्चर्यचकित हो गए। क्या यही वह नहीं है जो मैंने उस परिवार के घर भेजा था? मुझे तो जवाब भी मिला कि लगता है कि उसके पास गद्दार है। ठीक है, वे कुछ दिन पहले ही मर गए थे, इसलिए उसी ने उन्हें खोजा था, उसने सोचा, लेकिन जैसे ही वह सार्थक से बात करने वाला था, वह गायब हो गया। उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, खूनी पिशाच जनरल वाकई काबिल होते हैं। उसके जैसा युवा भी ऐसी अविश्वसनीय चीजें कर सकता है, उसने सोचा और अपने दो मातहतों की ओर देखा। अपनी तैयारी शुरू कर दो, अब से चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। हमें जल्दी ही शहर छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि वे लोग परेशान हो सकते हैं, बुजुर्ग ने उसके पीछे कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। इसके बाद सार्थक जल्दी से हवेली से बाहर चला गया। फिर वह शहर में घूमने लगा। उसकी छिपी हुई आभा ने उसे सड़कों पर चल रहे कुछ लोगों के पास से गुजरने की अनुमति दी, बिना उनकी जानकारी के। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया, उन क्षेत्रों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया जो छिपने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे, इत्यादि। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। सार्थक का कुलों के शहर में पहला दिन। इस पूरे दिन के दौरान उसने कुछ भी जांच नहीं की, उसने बस नक्शे पर हर उस चीज़ को चिन्हित किया जो उसे महत्वपूर्ण लगी। हालांकि वह पूरे शहर में नहीं घूम पाया, फिर भी उसने अपने लक्ष्य की हवेली के आसपास के सभी इलाकों को चिन्हित कर दिया। इसके कारण उन्होंने देखा कि रात के समय गार्ड अधिक सक्रिय रहते थे। हर कुछ घंटों में गार्डों के कई समूह हर सड़क पर घूमते रहते थे, इसलिए मुख्य काम में अधिक समय लगता था। फिर भी अगला दिन बीत चुका था और जब वह हवेली में लौटने को तैयार हुआ तो उसने अपने पास एक छोटी सी बातचीत सुनी। दूसरी सड़क पर, सार्थक ने सोचा और तेजी से उधर भागा। ये सड़क आमतौर पर सुनसान रहती है और अभी सुबह का समय है। सार्थक ने कुछ परिचित लोगों की ओर देखते हुए सोचा। वे कुलीन लोग थे जो बेसमेंट संगठन के सदस्यों के बारे में उन्हें दी गई छवियों में से थे। नेता ने हमें बुलाया है, ऐसा लग रहा है कि चीजें खतरनाक होने जा रही हैं। ये सही है, नेता ने मुझे बताया कि बहुत ऊंचे पद का कोई व्यक्ति उन बदमाशों की जांच करने के लिए शहर में आया है। इसलिए हमें तब तक पूरे दिन काम करना होगा जब तक वह उन्हें ढूंढ न ले। कुछ नहीं किया जा सकता, हमारे पास शहर से उस व्यक्ति से ज़्यादा जानकारी है। हमें अपने रिश्तेदारों से बदला लेने के लिए उसका साथ देना चाहिए। उन कमीनों को मरना ही होगा। आह, और सोचो, मैंने उस बेवकूफ़ से कहा। कम से कम उसने मेरी छोटी भतीजियों को मेरे पास छोड़ दिया होता, उन्हें कुछ नहीं हुआ होता। वे दोनों यहाँ बड़बड़ाते हुए घूम रहे थे, जिससे उन्हें अपनी आभा को बहुत अच्छी तरह से छिपाने में मदद मिली। अगर सार्थक एक हत्यारा और जासूसी में विशेषज्ञ नहीं होता तो वह उनकी उपस्थिति को नोटिस नहीं करता। दो भतीजियां, क्या वे उस परिवार के रिश्तेदार हैं जो शहर में मर गए थे? सार्थक ने सोचा और उनका पीछा किया। बेसमेंट संगठन के पास शहर के बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उनके काम करने का तरीका अजीब है, इसलिए कोई भी उन्हें खोज नहीं पाया है। फिर भी ऐसा नहीं है कि यह अजीब है, वे बस चुपके से काम करते हैं। यह अफसोस की बात है कि वे असली जासूसी में इतने बुरे हैं। सार्थक ने सोचा और उनका पीछा किया। वे एक घर में घुसे और फिर उनमें से एक दूसरी तरफ निकल आया, जबकि दूसरा उसी घर में गायब हो गया। जो दूसरी तरफ निकला वह वैसा नहीं दिख रहा था जैसा कि उसे बाहर निकलना चाहिए था। एकमात्र समानता उसकी गंध थी, जिसके कारण सार्थक उसका पीछा कर सका।
ये कई बार दोहराया गया जब तक कि वह शहर के अंधेरे उपनगरों में एक घर में प्रवेश नहीं कर गया। उस घर में किसी तरह वह आदमी था जो 10 से अधिक घरों पहले गायब हो गया था। सुरंगें, सार्थक ने सोचा, और फिर उन्होंने घर के अंदर लगे एक पेड़ की जड़ों के बीच छिपे तहखाने को खोला और वहां से वे अंदर घुस गए। अरे, काम करने का कितना चतुराई भरा तरीका है, सार्थक ने सोचा और उनका करीब से पीछा किया। अंततः वे दोनों एक स्थान पर पहुंचे जहां 3 लोग काम कर रहे थे तथा शहर के अन्य भागों में सूचना भेजने के लिए विभिन्न सुरंगों का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि कौन आया है और अपना काम जारी रखा, जबकि 2 नए लोग स्वतंत्र रूप से काम शुरू कर दिया। सार्थक उनके पीछे ही था, लेकिन किसी ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। छिपने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई उनका पीछा कर रहा है, ये पता लगाने में बहुत बुरे हैं। बहुत बुरा, उसने सोचा और वहां सुरंगों को देखा। उसके बगल में संदेश ले जाने वाले कई छोटे पक्षी थे। क्योंकि वे काले थे, वे इस दुनिया के अंधेरे में छिपे हुए थे। और कभी कभी कुछ संदेश उसी रास्ते से बाहर चले जाते थे और कुछ अंदर आ जाते थे। संदेश भेजने के लिए सुरंगों का जाल। अरे, ये तो वाकई धूर्तता है। राजा के अनुसार जिसने इस तरह से काम करने का तरीका सोचा था वही इस संगठन का नेता है। क्या वह वही बुजुर्ग है? उसने सोचा। उसे वह बुजुर्ग याद आ गया जिसे उसने कुछ घंटे पहले ही देखा था। फिर भी वह जानता था कि उसके पास यहाँ ज्यादा समय नहीं है। उसके लिए छिपना ठीक था, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा करना असंभव था। जैसे ही ये लोग काम करना बंद करेंगे, उन्हें उसकी उपस्थिति का पता चल जाएगा। इसीलिए उसने जांच पड़ताल शुरू की कि मेज पर रखे खर्रे पर क्या लिखा है। इन लोगों की नज़रों से बचने के लिए अपनी आयामी गति का उपयोग करते हुए काम करने का उनका तरीका शानदार था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। वे पहले भी पृथ्वी पर कई बार ऐसा कर चुके थे, इसलिए वे इस तरह की चीज़ों में माहिर थे। इसलिए उसका पता नहीं चल सका। कुछ देर तक पढ़ने के बाद वह मुस्कुराया। मैं समझता हूँ, यह ऐसा ही है, उसने सोचा। उसे नक्शा और जो कुछ उसने पढ़ा था वह सब याद आ गया। फिर वह जल्दी से वहां से चला गया और तहखाने से बाहर आ गया। तुम लोगों को शायद एहसास ना हो कि तुम्हारे पास कितनी कीमती जानकारी है, लेकिन अब मेरे लिए यह आसान है, उसने सोचा। घर से निकलने से पहले उसने उस परिवार के उन परिचित लोगों के लिए एक संदेश छोड़ा ताकि उन्हें पता चले कि उनका बदला पहले ही ले लिया गया है। कम से कम वह उन्हें राहत तो दे सकता था। जब ये काम पूरा हो गया तो वह उस इमारत से बाहर भाग गया और अपने लक्ष्य वाले क्षेत्र में वापस आ गया। उसे कई बहुमूल्य चीजें मिली थीं। मुझे उन रईसों से संपर्क करना होगा जो मेरे निशाने पर हैं। मैंने जो पाया है उसके अनुसार वे साथ में गोल्फ खेलते हैं और ऐसे दोस्त बनाना पसंद करते हैं जो शराब पीने के शौकीन हों। वे लापरवाह व्यक्तित्व वाले होते हैं, इसलिए यह मुश्किल नहीं होगा, सार्थक ने सोचा। वहाँ जो कुछ उसने पढ़ा था और जो कुछ उसने वहाँ देखा था, उससे उसे यह अंदाजा हो गया था कि उसे किस प्रकार जांच करनी चाहिए। इसलिए वह उन कुलीन परिवारों की हवेलियों के पास चला गया जिनकी वह जांच कर रहा था। वह मार्क्विस कैंपबेल की गली से दूर रहा क्योंकि यह उसके पास से गुजरने का समय नहीं था। इस प्रकार उन्होंने एक दिन बिताया, और फिर एक और दिन। उस दिन भोर में अंततः उसे अपने लक्ष्य दिखाई दिए। सार्थक हर सुबह व्यायाम करते हुए दिखाई देते थे और आज यहाँ रहने वाले कुलीन लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए बाहर आने का निर्णय लिया। जब वह एक विशाल भवन के सामने से गुजरा तो 2 उच्च पदस्थ व्यक्ति जो अधिक उम्र के नहीं थे बाहर आए। युवा महोदय, क्या आप शहर में बहुत ऊब गए हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। सार्थक ने रुककर उनका अभिवादन किया। नमस्कार वरिष्ठ जनों, ये सही है, मेरे लिए ऐसे एकाकी शहर में रहना आम बात नहीं है, इसलिए मैं सुबह व्यायाम करके अपने दिमाग को शांत करता हूँ। मेरा नाम कार्ल राइट है, देर से परिचय कराने के लिए क्षमा करें वरिष्ठों, सार्थक ने उत्तर दिया। उनके शब्दों और उनके अभिवादन के तरीके ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें इस तरह के युवा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वे ज्यादा घमंडी होते हैं और सभी को नीची नज़र से देखते हैं। हालांकि उसने खेल के कपड़े पहने हैं, फिर भी उसकी हड्डियों में शान शौकत है। वह एक सच्चा रईस है, उन्होंने सोचा। फिर भी वे जल्द ही नाराज हो गए। राइट, क्या आप लोहार साम्राज्य के राइट्स में से एक हो सकते हैं? उनमें से एक ने पूछा और सार्थक ने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। ये सही है। हो सकता है कि आप मेरे पिता को न जानते हों, लेकिन आप शायद मेरी मौसी को जानते होंगे, लियोनी राइट। जाहिर है कि उनके पति इस इलाके में बहुत मशहूर हैं, सार्थक ने जवाब दिया और वे आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। राइट्स, लोहार साम्राज्य के सबसे धनी परिवारों में से एक। आपको ये जानना होगा कि लोहार साम्राज्य एक कृत्रिम साम्राज्य है। वहाँ रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे, और अगर आप वहाँ अमीर बनना चाहते हैं तो यह इतना जटिल है कि यहाँ का एक मार्क्विस भी शायद अमीर न हो। इसके अलावा लियोनी वर्तमान परिवार के नेता की बेटी और इस स्थान पर राजा के भाई की पत्नी है। ये लड़का, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें इतनी शान है।
उन्होंने सोचा और मुस्कुरा दिए। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ समय पहले लॉर्ड एरिक्सन और लेडी लियोनी से व्यक्तिगत रूप से मिला था। वे बहुत उच्च श्रेणी के लोग हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने पढ़े लिखे हो नौजवान। हमारे साथ गोल्फ खेलने के लिए क्यों नहीं आते? बस मौज मस्ती के लिए, उनमें से एक ने कहा। तब सार्थक अंदर से मुस्कुराया। पैसे, खेल और अच्छी शराब के प्रेमी, उनमें से दो की पुष्टि हो चुकी है। देखते हैं कि वे अच्छी शराब के साथ कैसा प्रदर्शन करते हैं। सार्थक ने सोचा और उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खेल सकता हूँ? सच कहूँ तो मैं शहर में थोड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरे चाचा का घर बड़ा है, लेकिन गार्ड मेरे साथ खेलना नहीं चाहते और मेरे चाचा दिन भर व्यस्त रहते हैं। ये बहुत उबाऊ है, उसने कहा, और वे दोनों हंस पड़े। हा, कोई बात नहीं नौजवान, हम एक जैसा सोचते और महसूस करते हैं, तो चलो थोड़ी देर खेलते हैं। ये कहकर वे तीनों खेलने के लिए अंदर चले गए। इस जगह के हर घर की तरह ये जगह भी बहुत बड़ी थी और इसमें अच्छी सुविधाएं थीं। हालांकि यह जगह उन दो अन्य हवेलियों की तुलना में अधिक सक्रिय थी जिनमें वह पहले गया था। खेलते समय इन दोनों रईसों के साथ कुछ महिलाएं भी रहती थीं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन्हें पार्टी जीवन और महिलाओं के साथ घूमना पसंद था। अपनी उम्र और ताकत के बावजूद वे अपनी इच्छाओं में बहुत लिप्त रहते हैं, सार्थक ने सोचा, और इसी तरह दिन बीत गया। अगले दिन उसने सुबह व्यायाम किया और अपने कपड़े बदलने के बाद वह उन लोगों के साथ खेलने चला गया। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। चौथा दिन आया और इस बार सार्थक ने उन्हें शराब के लिए आमंत्रित किया क्योंकि उसे ऐसा करने का एक अच्छा अवसर मिला था। इसलिए वह एरिक्सन लुईस के घर से कुछ उत्कृष्ट शराब लाया। एरिक्सन और बाकी लोग सदमे में थे। इन दिनों में सार्थक इन लोगों के साथ खेलने के अलावा कुछ नहीं करता था। वह क्या सोच रहा था? फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। जनरल ने ज़रूर अपनी चालें चली होंगी। इन दिनों के दौरान सार्थक ने इन लोगों के बारे में कई बातें सीखीं। पहली बात यह है कि हालांकि वे उच्च स्तरीय कुलीन हैं और उनके पास 15,000 से 18,000 के बीच की व्यक्तिगत पिशाच शक्ति है, वे उतने शक्तिशाली नहीं हैं और उन्होंने अपने प्रशिक्षण की बहुत उपेक्षा की है। एक मौका है कि अगर सार्थक अपनी सबसे शक्तिशाली बर्फ रणनीति में से एक का उपयोग करता है तो वह उन्हें मार सकता है अगर वह उन्हें पहले नशे में धुत करने में कामयाब हो जाता है। उनके परिवारों को उनके माता पिता के कारण उच्च दर्जा प्राप्त था, लेकिन उनके पास केवल कुलीनता की अच्छी उपाधि, विरासत में मिला बहुत सारा धन और कुछ व्यक्तिगत शक्ति ही थी। इसलिए यद्यपि वे उम्र में बड़े थे, फिर भी वे बिल्कुल भी परिपक्व या सक्षम नहीं थे। फिर भी इस प्रकार के कुलीन लोग उत्तम थे। उनसे निपटना सबसे अच्छा था। उस दिन, हा, यंग लॉर्ड राइट, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी अच्छी वाइन होगी, उनमें से एक ने कहा और सार्थक द्वारा लाई गई वाइन का एक गिलास लिया। आज की शराब उच्च गुणवत्ता वाली थी जो उसने एरिक्सन लुईस से ली थी, जिससे दर्द के कारण एरिक्सन के मुंह से खून बहने लगा। ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली शराब लग रही थी। सार्थक ने उनकी ओर सिर हिलाया। पैसे से सब कुछ मिल जाता है, मेरे पास बस बहुत सारा पैसा है और अच्छे संबंध हैं, उसने जवाब दिया। झूठ इतना बड़ा था कि उसकी त्वचा शर्म से सिहर उठी। उसके हाथ में मौजूद शराब की कीमत उसकी वर्तमान संपत्ति के बराबर हो सकती है। उसका क्या मतलब है, ढेर सारा पैसा? फिर भी उसके सामने खड़े दो रईसों ने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वे मूर्ख हैं और थोड़ा नशे में थे। भगवान, ये शराब बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये तेज है। क्या आप इसे लेकर ठीक हैं, युवा महोदय? दूसरे ने पूछा और सार्थक ने उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि मैं नीचे जाने से पहले तुम लोगों को नशे में धुत कर सकता हूँ। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, हा, उसने जवाब दिया और अपने गिलास में भरी सारी शराब एक ही बार में पी गया। इससे अन्य दो लोग अचंभित रह गए, लेकिन सार्थक सामान्य व्यवहार करता रहा। बहुत बढ़िया, हालांकि यह उतना मजबूत नहीं है। आप शराब के साथ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा और सार्थक मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से जब यह मेरे शरीर में जाता है तो ये जम जाता है और गायब हो जाता है। मैं जहरीली शराब कैसे पी सकता हूँ? मैं मूर्ख नहीं हूँ, उसने सोचा, हालांकि उसने इसे व्यक्त नहीं किया। इस प्रकार 1 घंटा बीत गया जब सही समय आया और उसके बगल में बैठे दोनों रईस सोफे पर लेट गए। देखो, ये लोग कितने मूर्ख हैं, उन्हें देखते हुए उसने सोचा। एक रात पहले उसने एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला जहर बनाया था जिसका एक बहुत ही खास नाम था। 5 सवालों का जहर उतना ही प्रभावी है जितना मुझे याद है, उसने सोचा और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने उन्हें छूते हुए पूछा, दोस्तों, क्या तुम जाग रहे हो? और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और सिर हिलाया, हालांकि उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तब सार्थक मुस्कुराया। अब काम शुरू करने का समय आ गया है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझे बहुत दर्द होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। दोस्तों, मेरे मन में हमेशा कुछ संदेह रहे हैं, लेकिन आप लोग जो उस अच्छे संगठन से जुड़े हैं, उसका नाम क्या है? उन्होंने अचानक पूछा।
दोनों व्यक्तियों ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा, लेकिन कुछ ही देर बाद सिर हिला दिया। दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, हमें नहीं पता, ये बहुत उच्च स्तर का एक बड़ा संगठन है और हम मुश्किल से निचले तबके में आते हैं। मैंने सुना है कि भर्ती करने वाले को पता है। सार्थक ने इस पर सिर हिलाया। पहले प्रश्न के कारण ही वह समझ गया था कि जहर बिना किसी समस्या के अपना असर दिखा रहा है, इसलिए उसने बोलना जारी रखा। क्या आप जानते हैं कि वहाँ के सदस्य कौन हैं और वे क्या करते हैं? मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ, सार्थक ने कहा और दोनों ने सिर हिला दिया। वे धनी कुलीनों की तलाश करते हैं, लेकिन उच्च स्तरीय लोगों की भी, इसलिए यंग लॉर्ड का हमारे साथ जुड़ना संभव होना चाहिए। हम बहुत से सदस्यों को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि लॉर्ड फिलिप और उनके भाई वहाँ हैं, और लॉर्ड कैंपबेल भी। कभी कभी हम बच्चों की बलि देते हैं, कभी कभी हम पवित्र खंजर की बलि देते हैं या बेसमेंट के कमीनों की तलाश करते हैं। कभी कभी, उन्होंने कहा, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही रुक गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें याद नहीं था, इसलिए सार्थक ने सवाल बदल दिया। आप शहर में कहाँ मिलते हैं? क्या आप कहीं और से काम करते हैं? उद्धरण चिन्ह ... नोबिलिटी क्लब। हम सामान्य और सामान्य स्थानों से काम करते हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, उन्हें उल्टी आने की इच्छा हुई और उन्होंने उल्टी आगे की ओर कर दी, और अचानक ही उनके सिर में तीव्र दर्द होने लगा। इससे वे चीखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो एक बर्फीले टुकड़े ने उनके मुंह को ढक लिया और तभी उनके शरीर से 2 खंजर निकल पड़े। इस बार तुम नहीं फटोगे, सार्थक ने गुस्से से सोचा और तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन खंजरों में से एक को मजबूती से पकड़ लिया जो फटने वाला था। तभी एक ओर से दूसरी ओर बर्फ का एक टुकड़ा बड़ा हो गया, जिससे खंजर और शरीर दोनों एक साथ जम गए। एक क्षण में नीचे पड़े दोनों शरीर कांप उठे और बर्फ लगभग टूट गई, जिससे सार्थक की भौहें तन गईं। वे खंजर और मेरी बर्फीली शक्ति के दबाव में हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी ताकत है। उसने आश्चर्य से सोचा, एक बार फिर उसके और उनके बीच शक्ति में अंतर को देखते हुए। फिर भी वह ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़े खंजर को कस लिया और अपने दिमाग में अपने बर्फीले अभिशाप की सबसे शक्तिशाली और घातक क्षमताओं में से एक को सक्रिय कर दिया। एक ऐसी क्षमता जिससे वह भी डरता था। पदार्थ पिघलाओ। तभी उसके सिर में एक गहरा दर्द हुआ और उसके चारों ओर की हर चीज़ एक अजीब क्रिस्टलीय पानी में तब्दील हो गई, जिसमें हल्का भूरा रंग मिला हुआ था। बर्फ, खंजर, शव, फर्नीचर, उसके नीचे की हर चीज़ पिघल गई, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न थी और कोई आवाज़ भी नहीं कर रही थी। इसके कुछ ही समय बाद बचा हुआ पानी बिना किसी निशान के गायब हो गया और वह खतरनाक गति से वाष्पित हो गया। सार्थक ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, हालांकि उसने पहले भी इस क्षमता का प्रयोग किया था, फिर भी वह आश्चर्यचकित था। फिर भी उसने जल्द ही अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। अरे, ये तो बहुत दर्दनाक है। ये देखकर कि कुछ लोग पास में ही चल रहे हैं, सार्थक बड़ी मुश्किल से वहां से भागा। वह दूसरे दरवाजे से बाहर निकला और उन लोगों के कमरे में प्रवेश किया। अगर वे अभी उस कमरे में नहीं भी जाते हैं तो भी उन्हें पता चलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बेहतर होगा कि मैं इस दर्द को किसी भी तरह से सहूं और हवेली की जांच जारी रखूं। कम से कम इस बार मेरे पास सबूत तो है, उसने सोचा और उसने इमेज रिकॉर्डिंग डिवाइस को पकड़ लिया जिसका इस्तेमाल उसने अपने छोटे से इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के लिए किया था। इसके बाद वह तेजी से इन लोगों के दफ्तरों की ओर भागा, एक ओर से दूसरी ओर छिपता हुआ। वह शीघ्र ही उस कार्यालय में पहुंच गया। सामान्य स्थानों से तो फिर यह उनका अपना कार्यालय होना चाहिए, सार्थक ने सोचा और यहां जांच शुरू कर दी। उसे जल्द ही कुछ सामान मिल गया। इनक्रिप्टेड, उसने सोचा और उसका सिर लगातार गूंजता रहा। वह लगभग सुन ही नहीं पाया कि बाहर बहुत शोरगुल हो रहा था। नेताओं को न पाकर पूरा महल स्तब्ध रह गया था, और जब कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ इस कार्यालय में आया तो सार्थक ने इसे देखा। अरे, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, उसने सोचा, लेकिन तभी दरवाज़ा अचानक खुल गया। यार, दर्द मुझे सुनने नहीं देगा, उसने सोचा। कुछ क्षण पहले मुख्य हॉल में जहां सार्थक था। आखिर यहाँ क्या हुआ? वे नेताओं की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं जबकि वे उनके साथ एक ही कमरे में बैठे हैं? एक ताकतवर आदमी चिल्लाया। नौकरों ने सिर नीचा करके कहा, मुझे खेद है महोदय, प्रभु ने हमें उसके साथ न जाने को कहा था क्योंकि वे एक अच्छे मित्र के साथ शराब पीने जा रहे थे। वह बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली शराब थी, हम उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे, उन्होंने उत्तर दिया। खोजते रहो, पहरेदारों से कह दो कि आज किसी को भी हवेली से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा जुआघरों में जाओ, मैं दफ्तरों में जाऊंगा, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसने बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कई चीज़ें ज़मीन पर फेंक दीं। उस क्षण उसकी सारी शक्ति आगे पीछे लग गई। वह बहुत शक्तिशाली था, कम से कम 20,000 की ताकत वाला। वह इस हवेली का रक्षक था, उस परिवार का एक उच्च पदस्थ सदस्य था जिससे ये रईस जुड़े थे। वह तेजी से कमरे में भागा और कुछ मोटी दीवारों पर मुक्का मारा जो उसकी शक्तिशाली मुट्ठियों के सामने टूट गईं।
अरे, लॉर्ड्स कहाँ हैं? मुझे लगा कि उनके शरीर पर लिखा हुआ शिलालेख बिना किसी निशान के गायब हो गया है। लेकिन यह असंभव है, अगर उन्हें मार भी दिया जाए तो भी ऐसा नहीं होगा। आखिर क्या हो रहा है? उसने गुस्से से सोचा और तभी उसे लगा कि कोई उसके आसपास मौजूद है। सफ़ेद दाग हो जाएंगे जड़ से गायब, बस ये तरीका आजमाएं। कंगना रनौत के बारे में ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कोई, ये कमज़ोर है, उसने दफ्तर की ओर देखते हुए सोचा। वह वहाँ है, उसने सोचा और जल्दी से अंदर चला गया। फिर भी उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। कमरे में प्रवेश करते ही उसने बस उसे देखा, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कितना अजीब है, उसने सोचा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके पीछे लगे पर्दे में हल्की सी हलचल हुई, जिससे वह तेजी से घूमा और उसने पर्दे की ओर जोरदार मुक्का मारा। तुम कौन हो? वह चिल्लाया। उसके घूंसे से पर्दे के पीछे की पूरी खिड़की टूट गई और उसी क्षण कांच हर जगह बिखर गया। क्या वह कोई नहीं था? उसने असमंजस में सोचा और इधर उधर देखने लगा। सार्थक, जो उस जगह की छत के ऊपर दिखाई दिया था, उस कमरे में मौजूद मोटे और शक्तिशाली आदमी को गुस्से से देखा। वह आदमी फिलिप बेकर से भी ज्यादा ताकतवर है, उसने सोचा और खिड़की के शीशे का एक टुकड़ा हटाने के लिए अपना हाथ अपने गाल पर रखा। वह कुछ मिलीसेकंड के अंतर से सफलतापूर्वक भागने में सफल रहा। फिर भी सार्थक मुस्कुराया। उसे वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहता था। मैंने न केवल 2 बाधाओं को मार डाला, बल्कि मुझे उस संगठन से, मार्क्विस कैम्पबेल से और इस शर्मनाक कष्टप्रद छात्र से कुछ अच्छी जानकारी भी मिली, उन्होंने कहा और अपने हाथों में कुछ दस्तावेज देखे। उनमें से एक के पास एक तस्वीर थी जिसके बारे में माना जा रहा था कि वह इस संगठन का भर्तीकर्ता है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उस संगठन द्वारा मुझे निशाना बनाए जाने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, मिस्टर बेकर। मुझे उम्मीद है कि आपकी गर्दन तैयार है, क्योंकि अब मेरी तलाश बेरहम होगी। सार्थक ने सोचा, थोड़ा मुस्कुराया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसे आराम करने के लिए हवेली में वापस जाना था। कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि इस शहर के अंदर कुछ रईसों की मौत हो गई है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए उसे काम तेजी से निपटाने की जरूरत थी। 2 लक्ष्यों को खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसे अभी भी 2 और लक्ष्य हासिल करने थे। हालांकि उसकी वर्तमान कमजोरी के कारण उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल लंबे समय तक फिर से इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा वह मेल सार्थक रक का एक बार और इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यह इतना दर्दनाक है कि यह गिनना बेहतर होगा कि वह जिन कौशलों का इस्तेमाल कर सकता था उन्हें छूट दी जा रही है। सार्थक एरिक्सन के घर की ओर दौड़ा और उसे कुछ देने तथा कुछ शब्द कहने के बाद वह वापस वहीं चला गया जहां वह रह रहा था। जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को आगे की ओर गिरने दिया। जब वह फर्श पर गिरा तो कमरे में एक हल्की, धीमी आवाज गूंजी, लेकिन वह दर्द इतना हल्का था कि उसे महसूस भी नहीं हुआ। मैं संपर्क नहीं तोड़ सकता, सार्थक ने दांत पीसते हुए सोचा। इसके बाद दर्द ने उसे और भी अधिक जकड़ लिया और उसे चीखने की इच्छा हुई। वह अपने दांतों को इतनी जोर से पीस रहा था कि उसके मुंह से खून बहने लगा तथा वह अपने भयानक दर्द को रोकने की कोशिश कर रहा था। अभी समस्या यह है कि वह अपनी इंद्रियों को बंद नहीं कर सकता। अपने मन और इंद्रियों को बंद करने के लिए उसे अपने मस्तिष्क को स्थिर करना होगा। मूल रूप से उसे दर्द से अलग होने के लिए खुद को स्थिर करना होगा। लेकिन खुद को स्थिर करने के लिए सिर्फ चाहना ही काफ़ी नहीं है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसमें बर्फीला अभिशाप है, एक ऐसी क्षमता जिसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, अन्यथा यह मस्तिष्क को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देगी। स्वाभाविक रूप से उसकी बर्फीली शक्ति या बर्फीले अभिशाप एक ऐसी भयानक क्षमता है कि यह कई भयानक क्षमताएं और कुछ मामलों में भयानक परिणाम लाती है। अगर हम उनके बेस आईसीकस की बात करें तो यह एक ऐसी क्षमता है जिसका इस्तेमाल वह जब चाहे कर सकते हैं, हालांकि उनकी मौजूदा कमजोरी उन्हें लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से रोकती है। ये क्षमता उनके शरीर और मानसिक शक्ति को कमजोर कर देती है, शायद कुछ हद तक वैम्पायरिक पावर भी। उस समय उसने पहाड़ों की लड़ाई में उस शक्तिशाली भक्षक को मारने के लिए अपने आधार आईसीकस का इस्तेमाल किया था। उस समय यही उसकी सीमा थी। जब उसने शहर में हैरी ब्राउन और उसके समूह को मार डाला तो उसने अपने बर्फीले अभिशाप और बुनियादी गुणों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि फिर उसने अपनी एक क्षमता का उपयोग करके उनका फायदा उठाया, जिससे शवों का कोई निशान नहीं बचा और खंजर के विस्फोट से कुछ हद तक बचा जा सका। पहाड़ों में लड़ने से लेकर शहर में लड़ने तक उसकी शक्ति इतनी विकसित हो गई थी कि वह बहुत अधिक भयानक दर्द महसूस किए बिना लंबे समय तक लड़ सकता था। लेकिन बाद में उसने अपने बर्फीले अभिशाप की एक भयानक क्षमता फ्रोजन टाइम का इस्तेमाल किया, जिसने उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला। अगर उसने उस पल कनेक्शन नहीं तोड़ा होता, उसे जो दर्द महसूस होता उससे वह पागल हो सकता था। फिर भी यही उसकी सीमा है। उसने पहले ही एक ऐसी क्षमता का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से उसका संपर्क टूट गया था। उसे इतने कम समय में ऐसी दूसरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। फिर भी
उसने इस बार इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया और स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम होंगे। पृथ्वी पर जब वह कमज़ोर था तो उसने इनमें से किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं किया, और इसके पीछे एक कारण है। जब आप किसी ऐसी क्षमता का उपयोग करते हैं जिसके लिए मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो आप किसी भौतिक शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। आप उसे सक्रिय करने के लिए आत्मिक शक्ति का उपयोग कर रहे होते हैं। आत्मा या मानसिक शक्ति को भी पिशाच या मन की तरह मापा जा सकता है। इसलिए अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति की आत्मा शक्ति 100 है और वह व्यक्ति ऐसी शक्ति का उपयोग करना चाहता है जो 101 आत्मा शक्ति खर्च करती है, तो वे आमतौर पर ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। पृथ्वी पर वह उन क्षमताओं का उपयोग क्यों नहीं कर पाया, इसका कारण ठीक यही था। क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता था, सभी शिकारियों की प्रणाली ने उसे शक्ति की कमी के कारण इसका उपयोग करने से रोक दिया था। लेकिन एक बार जब वह इस दुनिया में आया तो सार्थक को कुछ एहसास हुआ। उसकी जमी हुई शक्ति विकसित हो गई थी। अब इसे बर्फीला अभिशाप कहा जाता था। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि नाम क्यों बदला गया और इसे अभिशाप क्यों कहा गया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों किया गया। अब उसके पास आइसिकस क्षमताओं पर कूलडाउन समय नहीं है और उन्हें इस्तेमाल करते समय उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह उनका उपयोग तब भी कर सकता है जब उसके पास पर्याप्त आत्मा शक्ति न हो। लेकिन यह अच्छा नहीं है। वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेगा और उन पर निर्भर रहने के लिए अक्सर उनका उपयोग करेगा। यह आशीर्वाद के रूप में छिपा हुआ अभिशाप है। फिर भी दर्द का मुद्दा तो है ही। ये पीड़ा स्पष्टतः आत्मा की पीड़ा है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी आत्मा को कुचल रहा है। ये शून्य मैना के साथ छोड़े जाने से भी अधिक डरावना है। और आत्मा शक्ति को पुनः प्राप्त करना उतना आसान नहीं है जितना कि मन को पुनः प्राप्त करना। इसलिए उसकी क्षमता भी उसका अभिशाप है। फिर भी उसे इसका उपयोग करने का पछतावा नहीं है। अभी वह जानता है कि उसे आत्मा शक्ति का ऋणी होना चाहिए क्योंकि उसने एक शक्तिशाली क्षमता का उपयोग किया था जबकि उसके पास इसका उपयोग करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए उसे धीरे धीरे ठीक होना होगा। फिर भी उस दौरान उसे जो दर्द महसूस होगा वह इतना भयानक होगा कि वह ये प्रश्न करने लगेगा कि क्या उसे अपना बर्फीला अभिशाप जारी रखना चाहिए या नहीं। हालांकि इससे उसके अंदर जल्द से जल्द मजबूत बनने की तीव्र इच्छा भी पैदा होती है। ये कमजोरी एक आपदा है। ये सबसे बुरी है, उसने अपने मन में सोचा, पूरी ताकत से उसे थामे रखने की कोशिश करते हुए। यदि उसकी हर योग्यता के परिणाम इसलिए होते थे क्योंकि वह कमजोर था, तो समस्या उसकी योग्यता नहीं थी, समस्या उसकी कमजोरी थी। बर्फीले अभिशाप सही था क्योंकि विश्व को संतुलन की आवश्यकता है और लोगों को संतुलित रखने का यही तरीका है। मुझे बस दुनिया को तोड़ना है और इसके संतुलन से ऊपर उठना है ताकि मैं इन व्यर्थताओं से प्रभावित न होऊं। यह उसके विचारों का अंतिम भाग था, जिसके बाद वह भयंकर दर्द में चला गया। उस रात थोड़ी देर पहले जब सार्थक एरिक्सन लुईस के घर वापस लौटा तो एरिक्सन चिंतित था। लेकिन सार्थक ने उससे ज्यादा कुछ कहे बिना ही उसके कमरे में प्रवेश किया। उसने बस उसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस और कुछ दस्तावेज दिए और कहा कि अब जल्दी से वहां से चले जाने का समय आ गया है। ये सुनकर एरिक्सन विचारमग्न हो गए और तुरंत अपने कमरे में लौट आए। रीगन कूपर मिस्टर लीडर के साथ अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, अब उन्हें इतनी जल्दी क्यों है? हम अभी तैयार नहीं हैं, एरिक्सन ने सोचा। अपने कमरे में वह सार्थक द्वारा दी गई बातों पर पुनर्विचार करने लगा। इससे वह सदमे में आ गया। उन गद्दारों की तस्वीरें और वीडियो उसे इतनी जल्दी मिल गई। उसने आश्चर्य से सोचा। तभी एक व्यक्ति खिड़की से अंदर आया और एरिक्सन के पीछे घुटने टेक कर बैठ गया। जिस तरह से वह चल रहा था उससे लग रहा था कि वह बहुत तत्पर है। इसके अलावा यह ऐसा व्यक्ति था जिसे सामान्यतः तब तक नहीं ढूंढना चाहिए जब तक कि कोई गंभीर घटना न घट गई हो। सर, अभी अभी 2 बातें हुई हैं। पहली, हमारे निशाने पर आए 2 उच्च पदस्थ रईस 1 घंटे से भी कम समय पहले गायब हो गए और उनका कोई अता पता नहीं है। इस वजह से उनके महल में कोहराम मचा हुआ है, उसने कहा। उसके शब्दों से एरिक्सन के माथे पर बल पड़ गए और वह अपने हाथ में पकड़े डिवाइस और दस्तावेजों की ओर देखने लगा। इन सभी ने उस हवेली और उन लोगों के बारे में अच्छी जानकारी दी, यहाँ तक कि उनके परिवारों के बारे में भी। क्या ये वही हो सकता है? क्या वह उन्हें गायब करने में कामयाब हो गया? उसने चौंक कर सोचा। अगर ऐसा था तो उसने उसे बहुत कम आंका था। सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि राजा और हर किसी ने उसे कम आंका था। अपने जीवन में उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति जिसके पास बमुश्किल 5000 से थोड़ी अधिक शक्ति है, वह उससे 3 या 4 गुना अधिक शक्ति वाले व्यक्ति की हत्या कर सकता है। यहाँ तक कि इसलिए भी नहीं कि उसने उसे सोते हुए पाया था, उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। फिर भी उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया और केवल अपने पीछे खड़े आदमी को देखता रहा। दूसरी बात क्या है?
उसने पूछा। शक्तिशाली गतिविधियां। बहुत शक्तिशाली, सर। लॉर्ड लीडर ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि शहर में कम से कम एक वैम्पायर कबीला है, 2 हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे क्या योजना बना रहे हैं। उन्होंने कई चालें चली हैं और मार्क्विस कैंपबेल के घर में अराजकता पैदा कर दी है। इसके अलावा एक संभावना ये भी है कि द रूइन वापस आ गया है। हमें शहर के आसपास उनकी शक्ति के निशान मिले हैं। बस अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, आदमी ने कहा और एक बार फिर खिड़की से बाहर कूद गया और कुछ ही देर बाद अंधेरे में गायब हो गया। उसका कर्तव्य केवल ये बताना था कि क्या हुआ था, और वह जितना कम समय यहाँ बिताएगा उतना ही बेहतर होगा। एरिक्सन लुईस ने आश्चर्य से खिड़की से बाहर देखा। एक पिशाच कबीला, क्या ये बेकस हो सकता है? जनरल को इस बात पर संदेह था कि बेकर नाम का यह आदमी कैंपबेल के साथ है, शायद उसे कुछ बातें पता हों। उसने सोचा और गहरे विचारों में डूब गया। फिर उसने सार्थक द्वारा दिए गए दस्तावेजों को देखा और काफ़ी देर तक अपने विचारों पर विचार करता रहा। मैं देख रहा हूँ, इन दस्तावेजों के अनुसार जल्द ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। लेकिन अगर उससे पहले शहर में अराजकता पैदा हो जाती है, तो क्या यह उन्हें सचेत नहीं करेगा? पिशाच कबीले क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए चीज़ें मुश्किल बना रहे हैं, उसने गुस्से से सोचा। जब वह ऐसा सोच रहा था तो अचानक उसने पलटकर देखा। कौन है? वह चिल्लाया और वहां एक छाया को महसूस करके खिड़की से बाहर कूद गया। फिर भी बाहर कुछ भी नहीं था। क्या बकवास है, उसने सोचा इधर उधर देखते हुए, लेकिन कुछ न पाकर वह अपने कमरे में वापस लौट आया। अंधेरे और अंधेरे आंगन को अकेला छोड़कर। वहां बहुत भयानक अंधेरा था, लेकिन लगभग 30 मिनट बाद एरिक्सन की आकृति वापस आ गई। मैं बहुत घबराया हुआ लग रहा हूँ, लेकिन फिर हमें जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहिए, उसने सोचा और एक बार फिर अपने कमरे में चला गया। जब वह अंदर गया तो भोर हो चुकी थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने सार्थक द्वारा दिए गए दस्तावेजों को बार बार पढ़ने में पूरी रात बिता दी थी, इसलिए उसे काम पर लगना पड़ा। सुबह के समय सार्थक फिर से जाग गया। उसका सिर पहले कभी न देखी गई तरह दर्द कर रहा था, लेकिन ये लेटने का समय नहीं था। मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा, उसने सोचा और खिड़की से बाहर देखने लगा। रात का अंधेरा छा गया था, इसलिए वह मुस्कुराया। उसने सोचा कि वह सूर्य का प्रकाश देखने जा रहा है, लेकिन तभी उसे याद आया कि किसी ने कभी सोचा था कि सूर्य को नष्ट करना एक अच्छा विचार है। अरे, और सोचो कि मैं उस व्यक्ति से परिचित हो सकता हूँ, सार्थक ने सोचा और मुस्कुराया। चूंकि उसके पास अधिक समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से नाश्ता करने का निर्णय लिया, जिसे उसने अपने भंडारण रिंग से निकाला। फिर भी खाते समय उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और कटलरी मेज पर रख दी। फिर वह खड़ा हुआ और खिड़की की ओर देखने लगा। सार्थक ने धीरे से कहा, अगर तुम वहां हो तो क्यों छिप रहे हो और नमस्ते क्यों नहीं कह रहे हो? फिर उसने अपना एक हाथ शरीर के पीछे कर लिया और दूसरे हाथ को कांटे से जोर से घुमाते हुए खिड़की की ओर फेंक दिया। कांटा तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी सार्थक ने वहां हल्की हलचल देखी, इसलिए उसने अचानक उसे रोक दिया और कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया। इसी समय उसने एक ही हाथ से कई कांटे फुर्ती से कमरे में इधर उधर घुमाए, जब तक वे एक एक करके दीवार से चिपक नहीं गए। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अदृश्य प्राणी के साथ कैच पिट खेल रहा हो। फिर भी जैसे ही आखिरी कांटा दीवार में धंसा, सार्थक ने अपना दूसरा हाथ दिखाया, जिसमें एक अजीब टोकन था, जो तेज गति से उड़कर दीवार में धंस गया और उसके हाथ में कुछ था। तभी सार्थक ने भौहें सिकुड़ी और पीछे कूद पड़ा तथा अपने खूनी वैम्पायर जनरल टोकन को पुनः अपने हाथ में ले लिया। यह आदमी, कितनी भयानक शक्ति है, सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। एक पल के लिए सार्थक को लगा कि घुसपैठिया इतना ताकतवर नहीं है क्योंकि वह इसका पता लगा सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसे पता चल गया क्योंकि उस आदमी ने उसे ऐसा करने दिया। इसीलिए वह यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हुए सतर्क रहने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा जनरल मुझे खोज सकता है। तुम अच्छे हो, मैथ्यू डिट्रिच। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने गुरु से कुछ समाचार देने आया हूँ, उसने ये कहा और फिर चर्मपत्र को उस मेज पर फेंक दिया जहाँ सार्थक खा रहा था। एक अजीब लाल और पीली शक्ति ने चर्मपत्र को घेर लिया। जैसे ही वह मेज पर गिरा, उसे घेरने वाली शक्ति ने मेज के एक हिस्से को नष्ट कर दिया और वह फर्श पर गिर गया। इससे सार्थक सदमे में आ गया, लेकिन जब उसने ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उद्धरण। सार्थक अवाक होकर उसी स्थिति में खड़ा रहा, किसी भी क्षण आगे बढ़ने के लिए तैयार। कुछ न पाकर उसने बस भौहें सिकुड़ी और स्क्रॉल को पकड़ लिया। फिर उसने इसे पढ़ा और इसे देखकर और भी अधिक उदास हो गया। उसने तुरंत उन दस्तावेजों को निकाला जो वह उन लोगों के घर से लाया था जिनकी उसने एक दिन पहले हत्या की थी, और एक बार फिर से सोचने लगा। सिर में दर्द होने के बावजूद भी वह जल्दी से बिंदुओं को जोड़ने से नहीं रुका। इसके तुरंत बाद वह मुस्कुराए। मैं समझ गया, तो ऐसा ही है, उसने सोचा और एरिक्सन से बात करने के लिए दौड़ा।
उसने उसे बताया कि वह अपने परिवार के साथ निम्न स्तर के रईसों को शहर में ज़्यादा हिरासत में न लेकर किसी दूसरी जगह ले जाए और उनके निशान न छिपाए। इसी समय वह रीगन कूपर और 2 आर्मी जनरलों के पास गए। अब चलने का समय आ गया है। हम मछली पकड़ने का खेल खेलेंगे, लेकिन ये जल्दी होगा, उसने कहा और बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गया और हवेली से बाहर निकल गया। उसी समय उसने एलिस को एक संदेश भेजा, क्योंकि उसे उसकी मदद की ज़रूरत होगी या इसके बजाय कबीले एलन की मदद की ज़रूरत होगी। यद्यपि उन तीनों को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एरिक्सन ने उन्हें सार्थक की योजना के बारे में थोड़ा बताया और वे सभी आगे बढ़ने लगे। खतरनाक गति से बेसमेंट संगठन के कई निम्न स्तरीय कुलीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। उनके निशान शहर में छोड़ दिए गए और उन्हें छिपाने का एक भद्दा प्रयास किया गया। इस बीच मैथ्यू डिट्रिच रीगन कूपर और 2 आर्मी जनरलों के बगल में उस हवेली में बैठे थे जहां ये कुलीन लोग काम कर रहे थे। सार्थक, तुम क्या खोजने में सफल रहे? रीगन ने अपनी जिज्ञासा रोक न सकी और पूछा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ रोचक बातें। मछलियां जल्दी में हैं और सोचती हैं कि वे अपनी क्षमता से ज़्यादा काट सकती हैं, क्योंकि जाहिर है उनके शरीर के अंगों में कुछ गड़बड़ हो रही है। वे जल्द ही आगे बढ़ने वाली हैं, इसलिए आप भी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। आज रात हम कुछ व्यायाम करेंगे, सार्थक ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, बिना उन्हें ज़्यादा जानकारी दिए। उन्होंने जो कुछ पता लगाया था उसके अनुसार बेसमेंट संगठन और दुश्मन संगठन के बीच दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि दुश्मनों ने कई केंद्रों पर छापा मारा था जहां बेसमेंट अनाथों और ज़रूरतमंद लोगों का पालन पोषण करता था। सबसे पहले बेसमेंट संगठन राज्य का एक बड़ा धर्मार्थ संगठन था जो इस तरह के काम में लगा हुआ था, लेकिन उस संगठन ने उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया और बच्चों की हत्या करना शुरू कर दिया। इससे उनके साथ गहरी दुश्मनी पैदा हो गई, इस हद तक कि वे खुद को पूरी तरह से उनकी जांच करने और उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने में समर्पित करने लगे। फिर भी वह संगठन बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उनके प्रयासों को बचकाना माना जाता था। लेकिन बेसमेंट हमेशा संगठन की नज़र में था, क्योंकि एक कमज़ोर संगठन होने के बावजूद उन्होंने उनके सामने खड़े होने का साहस किया और उन्होंने ये काम इस तरह से किया कि वे भी आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण है कि वे उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, और इसलिए भी कि वे ये पता लगा सकें कि बेसमेंट के पास अंतिम अनाथालय कहाँ है। हालांकि किसी को ये समझ नहीं आता कि वे इतने सारे अनाथों या लाशों की तलाश क्यों कर रहे हैं। हालांकि संगठन में शक्तिशाली लोग तब तक अपना पद नहीं छोड़ते जब तक कि कोई गंभीर घटना न घट जाए, और इस बार मामला ऐसा ही था। फिलिप बेकर हताश था क्योंकि उसने कुछ ज़रूरी चीज़ खो दी थी और उसे ढूंढना ज़रूरी था। आखिरकार जल्द ही होने वाली मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और उस कुछ के बिना वह भाग नहीं ले पाएगा, या फिर उसे अपनी गलती से खुद को मुक्त करने के लिए बेसमेंट को बहुत ज़्यादा नष्ट करना होगा। इसीलिए सार्थक ने इस आदमी को लुभाने और उसे फंसाने के लिए तहखाने के इन रईसों और उनके रिश्तेदारों का उपयोग करने का निर्णय लिया। एक बार फिलिप बेकर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उनके हाथ में आ गया तो वह उन्हें जो जानकारी देगा वह अविश्वसनीय होगी। सार्थक अपने विचारों में डूबा हुआ था, लेकिन उसने अपनी नज़रें अपने बगल की हवेली से नहीं हटाईं। फिर भी उन्होंने अपना नाम उजागर नहीं किया, और उसके बगल में खड़े 3 लड़के थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बाद में उनका क्या सामना होगा। आमतौर पर वे रणनीतिकार होते हैं जो युद्ध के मैदान में अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं। वे युद्ध जीतने के लिए रणनीति बनाने के लिए अपने पास मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उनके पास इतनी कम जानकारी थी कि वे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते थे, इसलिए उनका घबराना स्वाभाविक था। मिशन पर रहते हुए उन्हें इस प्रकार की अनिश्चितता की आदत नहीं थी। फिर भी उन्होंने जल्द ही सार्थक को उठते देखा। फिलिप बेकर संभवतः आज रात आ रहा है और उसे आने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इस बार हमारा मिशन उसे पकड़ना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह घबरा जाए और थोड़ा हताश हो जाए। मैं पहले उसके सामने आऊँगा और तुम छिपकर उसे पीछे से पकड़ोगे। इसलिए मैं पहले हवेली की ओर बढ़ूंगा, तुम लोग तब आ जाना जब मैं तुम्हें संकेत दूं, सार्थक ने कहा, और उसके बाद वह बाहर चला गया। वह जल्दी से उस हवेली में आया और उस आदमी के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। हालांकि यह सिर्फ एक संभावना थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि यह आदमी आएगा। और इस तरह कई घंटे बीत गए। जल्द ही रात हो गई और इसी तरह जल्दी ही आधी रात हो गई। सार्थक धैर्यपूर्वक उन कुलीन लोगों को एक गुप्त स्थान से काम करते हुए देख रहा था। यद्यपि प्रतीक्षा काफी लंबी थी, सार्थक को शीघ्र ही छत पर हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो बाद में आंगन में भी सुनाई दी। फिर दरवाजा धीरे से खोला गया, जिससे सार्थक मुस्कुराया। वहां 3 लोग थे। उनमें से 2 की गंध सार्थक को जानी पहचानी थी और दूसरे की शक्ति उन दोनों में से एक जैसी थी। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे जो उन्हें पूरी तरह से ढके हुए थे, विशेष रूप से गुप्त हत्या के लिए। फिलिप बेकर, और उन दोनों के पास 10,000 या उससे अधिक शक्ति है, सार्थक ने सोचा और मुस्कुराया।
उसने देखा कि वे लोग आसानी से हवेली से होते हुए उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां संगठन के सदस्य काम करते थे, और जल्द ही उसने जोर से दरवाजा खोल दिया। बेसमेंट के कमीनों, अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है। उन्होंने चिल्लाते हुए वहां मौजूद कुलीन लोगों को भयभीत कर दिया, जो सदमे में उठ खड़े हुए और लगभग अपनी मेजों से गिर पड़े। फिर वे चौंक कर खड़े हो गए। ये तुम हो, कमीने? उनमें से कई ने उन लोगों को पहचानने के बाद गुस्से से चिल्लाया जिनकी वे हाल ही में जांच कर रहे थे। फिर भी इससे पहले कि वे सब आगे बढ़ पाते, सार्थक कमरे के एक कोने से प्रकट हो गया। इससे फिलिप बेकर को झटका लगा, जो वहां से जाने की योजना बना रहे थे। मैथ्यू डिट्रिच, वह आश्चर्य से चिल्लाया और मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद मिले, फिलिप बेकर, सार्थक ने धीरे से कहा। उस क्षण फिलिप बेकर की आंखें चमक उठीं। हे, लगता है मेरी गलती की सजा नहीं मिलेगी, उसने सोचा, और महसूस किया कि एक सुंदर अवसर उसके सामने प्रस्तुत हुआ था। उसे यह सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि यह आदमी यहाँ क्यों है, उसे बकवास के बारे में क्यों सोचना चाहिए। उसके लिए यहाँ होना और इतना आसान शिकार होना ही काफ़ी था। वह केवल 2 के साथ आया था, लेकिन यह पर्याप्त था। यहाँ हर कोई इतना कमज़ोर था कि वे उसके हाथ में थे, और इस बार वह वही गलती नहीं करने वाला था। तो वह मुस्कुराया। मैथ्यू डिट्रिच, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन आने के लिए धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर तेज गति से सार्थक पर कूद पड़ा। अब समय आ गया है कि तुम अपना भाग्य पूरा करो, वह चिल्लाया। लेकिन तभी जैसे ही उसने सार्थक के हाथों में कुछ देखा, वह वहीं रुक गया। ये तुम्हें कैसे मिला? वह आश्चर्य में चिल्लाया। और सार्थक मुस्कुराया, तो अगर यही वह बात थी जिससे तुम इतने हताश थे, उसने जवाब दिया। फिलिप बेकर ने भौहें सिकुड़ी और थोड़ा उपहास किया। मैं समझ गया, उस मौके पर तुम्हारा भाग जाना सिर्फ किस्मत या संयोग नहीं था। तुम काफ़ी सक्षम हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम हर बार बहुत ज़्यादा चालाक बन जाते हो। देखते हैं कि तुम पूरी ताकत के सामने क्या कर सकते हो, उसने गुर्राते हुए कहा, और साथ ही अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, जबकि बाकी 2 उसके पीछे थे। ये पिशाच शक्ति एक ओर से दूसरी ओर टकराए और वहां उपस्थित कुलीन लोगों को, जो पागलपन भरी हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे, पीछे की ओर धकेल दिया और दीवारों से टकराने लगी। यह इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि सार्थक को जल्दी से अपना बचाव करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। यह संयुक्त शक्ति का विस्फोट था जो शक्तिशाली लोगों को भी प्रभावित करने में सक्षम था। लेकिन इससे पहले कि वे लोग आगे बढ़ पाते, एक आवाज़ आई। फिलिप बेकर, तुम राज्य के गद्दार पाए गए हो, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपनी सजा भुगतो। रीगन कूपर ने चिल्लाते हुए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और हवेली की छत तोड़कर फिलिप बेकर और उसके साथियों पर टूट पड़ा। इसी समय अन्य 2 आर्मी जनरलों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और फिलिप बेकर पर कूद पड़े, जो छत से नीचे गिरे उन 3 लोगों द्वारा जोरदार प्रहार किए जाने से पहले प्रतिक्रिया नहीं कर सके। ऐसा नहीं था कि वह सत्ता के उन स्तरों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था, बात केवल इतनी थी कि वे उसके लिए अप्रत्याशित स्थान से और अप्रत्याशित समय पर आए थे, और उन्होंने उसके अंधे स्थान से उस पर हमला किया। फिलिप बेकर के पास आश्चर्य से ऊपर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रीगन कूपर, उसने आश्चर्य और क्रोध से कहा।